ओके, सो हमने पिछले वीडियो में देखा कि अमेरिका के जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं, क्योंकि कोई संविधान फेडरल है कि नहीं वो डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, अमेरिकन संविधान से तुलना करते हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे पुराना फेडरल संविधान है। सो अमेरिकन जो फीचर्स है वो इंडिया में है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। सो अमेरिकन फेडरलिज्म फीचर्स इन इंडिया। नंबर वन, डुअल गवर्नमेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है कि नहीं, बिल्कुल है। सेवन शेड्यूल है जिसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है केंद्र और राज्य के बीच में, संविधान में है। लिखित संविधान है कि नहीं, बिल्कुल है। रिजिड संविधान, रिजिड है कि नहीं, दोनों का मिल के करना पड़ता है, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा जीएसटी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस, हमारे संविधान में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी ऊपर नीचे कर पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, उनकी सैलरी चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब उनका उनको पनिशमेंट देने के लिए, उनको सजा सजा देने के लिए पार्लियामेंट ने उनका सैलरी कम कर दिया, उनको डराने के लिए, या फिर उनको जब चाहे तब, जब मर्जी आए तब रिटायर कर दिया, वो सब नहीं कर सकते, उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है। वो सब फीचर्स हम देखेंगे। सो मोटे तौर पे लगता है कि हाँ, सारे अमेरिकन फीचर्स तो हैं। सो हमारा अमेरिकन फेडरलिज्म जैसा ही है, लेकिन लेकिन ये जो सिमिलैरिटी है ये सतह पे है, सुपरफिशियल, ऑन सरफेस ऐसा लगता है, प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है। इन रियलिटी, रियलिटी कुछ और है। सो अगर आप देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट तो है, केंद्र और राज्य के बीच में दो सरकारें हैं, दो लेवल पे। लेकिन जब हमारे संविधान में ही दिया गया है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, जहां पे देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल या फिर ये नेशनल इमरजेंसी हो जाती है, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल। इन दोनों केसेस में क्या होता है, इन दोनों केसेस में हमारा संविधान अचानक से फेडरल से यूनिटरी हो जाता है। सेंटर की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, सेंटर के कंट्रोल में, टोटली स्टेट्स सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो पूरा का पूरा भारत सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है, जैसा कि युद्ध के समय हुआ है पहले, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स गायब हो जाते हैं। वैसा ही प्रेसिडेंट्स रूल में भी होता है कि प्रेसिडेंट्स रूल में पूरा का पूरा राज्य जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है वो सेंटर के अंडर आ जाता है, सेंटर गवर्नर के थ्रू उसको पूरा रूल करता है। सो हमारा गवर्नमेंट, हमारा हमारा जो संविधान है, सडनली फेडरल से यूनिटरी हो जाता है, बिना किसी संशोधन के। सरकार फेडरल से यूनिटरी हो जाती है, संविधान फेडरल से यूनिटरी हो जाता है। ये सिर्फ इंडिया में है और कहीं पे ऐसा फीचर्स नहीं है। सो हम देख रहे हैं कि डुअल गवर्नमेंट है ये अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल टाइम्स में है, हाँ, डुअल। बट जैसे ही एबनॉर्मल टाइम्स होती हैं वहां पे हमारा डुअल गवर्नमेंट नहीं होता है। ये अमेरिका में नहीं है, ये इंडिया में है। दूसरा फीचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, बिल्कुल है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसने किया है, सेवन शेड्यूल ने किया है। केंद्र ये चीज केंद्र कर सकता है, ये राज्य कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 246 जो है, जो सेवन शेड्यूल के बाद बारे में बात करता है, वो भी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ये नॉर्मल सिचुएशंस में ही ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स काम करता है। ये सब्जेक्ट जो बांट दिया गया है, विभाजन किया गया है कि केंद्र ये चीज कर सकता है और स्टेट्स ये करेंगे, केंद्र स्टेट वाला काम नहीं करेगा, उनको करने देगा। ये अगेन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में है। देयर आर फाइव सर्कमस्टेंसेस, ऐसे पांच सर्कमस्टेंसेस हैं जो हमारे लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जहां पे सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है, सेंटर स्टेट्स के सब्जेक्ट को लेके काम कर सकता है और स्टेट्स कुछ नहीं कह पाएंगे। पांच सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो है आपका होमवर्क। होमवर्क है कि फाइव सर्कमस्टांसेस, ये ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे जब सेंटर स्टेट रिलेशन का चैप्टर करेंगे, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ आप खोजिए, सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर में जाइए और देखिए कि ऐसे कौन से पांच आर्टिकल्स है, फाइव आर्टिकल्स दिए हुए हैं, एक्सक्यूज मी, फाइव आर्टिकल्स दिए हुए हैं, पांच आर्टिकल्स दिए हुए हैं संविधान में, जहां पे
स्टेट के सब्जेक्ट्स को सेंटर टेक ओवर कर लेता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी हमारा उतना नीट एंड क्लीन नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान हमारा है अमेरिका के जैसा, जैसे अमेरिका का लिखा हुआ है हमारा भी लिखा हुआ है। बट क्या रियलिटी में अमेरिका जैसा ही है हमारा? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे, जो हमने बताया था अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, जैसा कि मैंने बताया था। अमेरिका की यहाँ पे 13 कॉलोनीज है थी। अब अमेरिका काफी बड़ा है, अब अमेरिका पूरा तुम्हारा कनाडा से लेके मेक्सिको तक ये पूरा एरिया अमेरिका का है। बट पहले एपेलेचियन माउंटेन्स के पूर्व में सिर्फ 13 कॉलोनीज थी, वही अमेरिका था। सो अमेरिका का संविधान जब लिखा गया तो ये 13 कॉलोनीज ने मिल के बैठ के, फिलाडेल्फिया में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल के सारा डिबेट किया कि संविधान कैसा होगा। अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन हर किसी का बराबर होगा, हर राज्य को दो दो सीट मिलेगी। लोअर हाउस में आबादी के हिसाब से होगा। सो सारी डिस्कशन डिबेट, सारे स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हुए, वो थ्रेटन भी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब ये डिसाइड हो रहा था कि पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे हमारे कंट्री में है लोकसभा राज्यसभा, दोनों में सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में लोअर हाउस में, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से है। लेकिन अपर हाउस में जो उनका सेनेट है, वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। वहां पे छोटे स्टेट को भी 2 सीट और बड़े स्टेट को भी 2 सीट। ऐसा क्यों है? क्योंकि विवाद हुआ था। पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट जब हो रहा था, तो छोटे स्टेट्स ने बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये हमारे खिलाफ हो जाएगा। बिकॉज छोटे स्टेट्स को सीट्स बहुत कम मिलेंगी, बड़े स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलेगी। तो उनको मनाने के लिए, छोटे स्टेट्स को मनाने के लिए संविधान ऐसा बनाया गया कि लोअर हाउस में पॉपुलेशन के हिसाब से, जहां बड़े स्टेट्स को फायदा होगा, और अपर हाउस में हर स्टेट को दो दो रिप्रेजेंटेटिव। कितना बड़ा स्टेट हो चाहे कितना छोटा, सबका 2 रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे छोटे स्टेट्स का फायदा हो जाएगा, दोनों का। न तेरा न मेरा, बीच बीच में। सो ये डिबेट्स, डिस्कशन, स्टेट्स ने आपस में डिबेट करके संविधान को लिखा। दैट इज हाउ अमेरिका का लिखित संविधान आया। लेकिन इंडिया में क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है? इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। भारत में संविधान जब बन रहा था 1946 से, उसके पहले से संविधान बनना शुरू हो गया था। कैबिनेट मिशन आया था, संविधान लिखा जा रहा था। उस टाइम पे भी रायट्स हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। बहुत सारे स्टेट्स बोल रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या हम ब्रिटेन के साथ चले जाएंगे, ब्ला ब्ला बहुत कुछ। यू नो पाकिस्तान के साथ कौन रहेगा, इंडिया के साथ कौन रहेगा, वो डिसाइडेड ही नहीं था। तो सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, लाइक द मैड्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ के लोग, अवध प्रेसिडेंसी, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे। लेकिन बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, जो कि बाद में भारत का हिस्सा हो गए बाई साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उन्होंने भारत में एसीड किया, भारत में बाद में आके मिल गए। वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया था वहां पे। तो ये जो एसीड किए बाद में, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे जब संविधान लिखा जा रहा था। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, इसमें स्टेट्स का उतना भागीदारी, स्टेट्स का उतना रोल नहीं था भारत के मामले में, जितना अमेरिका में था। अमेरिका में सारे स्टेट्स ने मिलकर लिखा, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे केंद्र ने ही मोस्टली डिसाइड किया, और स्टेट्स को बाद में उसको मान लेना पड़ा। सो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो मुद्दा है, इट इज नॉट एज सिंपल और नॉट सिमिलर टू अमेरिका। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अभी देखा कि हाँ भाई, जीएसटी बनाने में सेंटर और स्टेट्स दोनों को मिलके काम करना पड़ा, तब संविधान को अमेंड किया गया और जीएसटी लागू हुआ। तो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर अकेले या स्टेट अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी अमेरिका जैसा हमारा नहीं है। अमेरिका में एक्चुअली सेंटर स्टेट्स दोनों को मिलके काम करना पड़ता है संविधान को अमेंड करने के लिए, लेकिन नॉट इन इंडिया। इंडिया में मोर देन 90%, मोर देन 90% कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, वो सेंटर, यूनियन पार्लियामेंट, दिल्ली में जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो पार्लियामेंट है, वो 90% से ज्यादा संविधान को बदल सकता है बिना स्टेट्स को इन्वॉल्व किए, बिना स्टेट्स को इन्वॉल्व किए। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, उसको केंद्र सरकार अमेंड कर सकती है बिना स्टेट्स को इन्वॉल्व किए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आगे आने वाली सरकारों के लिए एक काइंड ऑफ मशाल है जो दिखाती है कि आगे क्या क्या स्टेप्स लेना है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी अमेंड कर सकता है सेंटर विदाउट इन्वॉल्विंग स्टेट्स। ठीक है। वैसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इवन जो स्टेट्स का डिस्ट्रक्शन, अगर फॉर एग्जांपल जैसा कि हुआ, आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की उस समय जो राज्य सरकार थी, क्या राज्य सरकार चाहती थी? बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार ने टोटली उसको अपोज किया था। राज्य सरकार नहीं चाह रही थी कि दो राज्य बन जाए, बट सेंटर ने कर दिया। एक अमेंडमेंट करके फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट करके दो नए राज्य तैयार कर दिए गए और सेंटर की मर्जी के खिलाफ। वैसे ही अगर सेंटर चाहे, बहुत मुश्किल है, बट सेंटर चाहे तो वेस्ट बंगाल में भी, नॉर्थ बंगाल में जो दार्जिलिंग का अलग स्टेट का डिमांड है नॉर्थ बंगाल में, वो कर सकता है विदाउट सेंटर के, विदाउट स्टेट्स अप्रूवल। ठीक है। वैसे ही जितने भी स्टेट्स की बाउंड्री, स्टेट्स के नाम, स्टेट का एरिया, स्टेट्स का विभाजन, दो स्टेट्स को मर्ज कर देना, डिवाइड कर देना। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ, जम्मू कश्मीर स्टेट वाज मेड यूनियन, मेड ब्रोकन इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। सो स्टेट से उसको डिग्रेड कर दिया गया इनटू यूनियन टेरिटरी और उसमें भी दो भाग कर दिया गया। सो वाज दैट आफ्टर अग्रीइंग विद द स्टेट, स्टेट का क्या उसमें स्टेट की राय ली गई? क्या उसमें स्टेट की मर्जी से हुआ है? बिल्कुल नहीं। सो ज्यादातर संविधान का बदलाव, संविधान में संशोधन, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड इवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का जो तोड़फोड़, सब पॉसिबल है संविधान, हमारे संविधान में, विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेट्स। सो हमारा संविधान आफ्टर ऑल उतना रिजिड नहीं है। इट इज नॉट एज रिजिड एज अमेरिका। उसीलिए आप देखिए अमेरिका में 250 सालों में अमेंडमेंट हुए हैं बहुत कम, बहुत कम है। आई थिंक 20 के आसपास अमेंडमेंट हुए होंगे, जबकि हमारे संविधान में 105-6 अमेंडमेंट हो चुके हैं लास्ट 75 76 77 सालों में। सो हमारा संविधान उतना रिजिड नहीं है जितना कि अमेरिकन संविधान है। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम देखेंगे जुडिशरी चैप्टर में। लेकिन एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, या फिर हाई कोर्ट्स जो अलग अलग राज्यों में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, ट्रांसफर कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट अपने मन से तो करते नहीं है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद है, स्पेशली द कैबिनेट, ये मिलके डिसाइड करते हैं। और ये प्रेसिडेंट को बोलते हैं, राष्ट्रपति को बोलते हैं कि आप इसको नियुक्त कीजिए, इसको मत कीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसको यहां से वहां भेज दीजिए। सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रांसफर, जबकि हाई कोर्ट स्टेट्स में है, फिर भी ये सारा केंद्र सरकार कर सकती है विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टेट्स। सो अगेन हम देख सकते हैं कि जुडिशियरी एक तरह से केंद्र पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है। इट इज नॉट एज इंडिपेंडेंट जैसा कि होना चाहिए, कि सेंटर और स्टेट दोनों पे इंडिपेंडेंट है, दोनों से सेंटर और स्टेट जुडिशरी पे दबाव नहीं डाल सकते। ऐसा भारत में एक्चुअली नहीं है। थोड़ा दबाव सेंटर डाल सकता है। इट इज नॉट एज इंडिपेंडेंट एज यूएस। और इसका उदाहरण भी देखेंगे हम बाद में। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे जजेस को पनिश किया गया, जो जजेस ने उनके केंद्र सरकार के खिलाफ में वर्डिक्ट दिया, जजमेंट दिया, उनको प्रमोट नहीं किया गया। वो बनने वाले थे नेक्स्ट सीजेआई, जस्टिस खन्ना बनने वाले थे जैसे कि नेक्स्ट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको नहीं बनाया गया। उनसे जो जूनियर थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के फॉर्म में, जिन्होंने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला लिया था, उनको बना दिया गया और इनको नहीं बनाया गया। एंड ऑफ द डे जस्टिस खन्ना ने रिजाइन किया। सो प्रेशर सेंटर डाल सकता है जुडिशरी पे। जुडिशरी उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना ऑन पेपर दिखता है। ठीक है। सो हमारा संविधान फिर कैसा है? क्या रहा हमारा संविधान? यूनिटरी है, टोटली सेंटर के कंट्रोल में है, या हमारा संविधान ट्रूली फेडरल है, जहां पे सेंटर और स्टेट्स को बराबर का हिस्सेदार माना गया है? क्या है एक्चुअली? सो कुछ लोग बोलते हैं कि बेसिकली, मूलतः हमारा संविधान यूनिटरी है, थोड़े थोड़े फेडरल फीचर्स है, कुछ फेडरल फीचर्स को छिड़क दिया गया है ऊपर से, बट एक्चुअल जो डिश है, एक्चुअल जो पकवान है, वो यूनिटरी है। थोड़ा सा फेडरलिज्म को छिड़का गया ऊपर से। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमारा संविधान एक्चुअली पकवान जो है फेडरल है,
ऊपर से नमक के तौर पे थोड़ा यूनिटरीनेस छिड़क दिया गया है। सो कुछ लोग बोलते हैं कि मूलतः यूनिटरी है, कुछ लोग बोलते हैं मूलतः फेडरल है। लेकिन एक्चुअली है क्या? एक्चुअली हमारा जो संविधान है ये एक अद्वितीय यूनिक संविधान है। जैसे कि हमारा देश, हमारा कंट्री, हमारा भारत यूनिक है, बाकी ऐसा कोई देश नहीं है। हमारा संविधान भी यूनिक है, ऐसा कोई संविधान नहीं है। हमारे संविधान में ऐसे फीचर्स हैं, जबकि आप देखेंगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को से पार्ट्स को कॉपी करके उनसे इंस्पायर होकर हमारा संविधान बनाया गया। फिर भी हमारा संविधान ओवरऑल इन टोटल जैसा है वैसा किसी देश का संविधान नहीं है। सो यूनिक है, अद्वितीय है। सुई जेनेरिस एक लेटिन शब्द है। हमारे पॉलिटी में बहुत सारे लेटिन शब्द आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेटिन अक्षर, नॉट अक्षर, लेटिन शब्द या लेटिन फ्रेज। सो ये लेटिन फ्रेज है सुई जेनेरिस, मतलब अपने टाइप का। कैसा है भारत का संविधान? कैसा है वो? अपने ही टाइप का है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भारत का संविधान अमेरिका जैसा है, या भारत का संविधान जर्मनी के जैसा है, या इंग्लैंड के जैसा है। भारत का संविधान भारत के संविधान जैसा है, अपने टाइप का है, यूनिक है, अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अपने ही टाइप का, सुई जेनरिस। सो भारतीय संविधान जो है वो सुई जेनरिस है। भारतीय संविधान में कुछ एम्फीबियन फीचर्स हैं। एम्फीबियन उभयचर, जैसा कि मेंढक होता है, पानी के अंदर भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। मगरमच्छ, कछुआ, पानी के अंदर भी पानी के बाहर भी। वैसे हमारा संविधान भी उभयचर है। इट इज नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग, एक कांच के अंदर या फिर पत्थर की लकीर जैसा है कि यही है और दूसरे टाइप का नहीं हो सकता है, जैसा अमेरिका में या इंग्लैंड में। भारत का संविधान ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका में युद्ध भी छिड़ जाए तो भी इमरजेंसी लागू करके पूरा सेंटर के कंट्रोल में अमेरिका को नहीं लाया जा सकता है, और इंग्लैंड को फेडरल नहीं किया जा सकता है जब तक वो लोग टोटली संविधान को ही ना पलट दे। तो मुश्किल है, वहां पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारा संविधान जब जरूरत पड़ती है तब यूनिटरी से फेडरल, फेडरल से यूनिटरी हो सकता है। इमरजेंसी हुई सो केंद्र पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इमरजेंसी लागू करके पूरा कंट्री यूनिटरी हो जाता है। सो जरूरत पड़ने पर हमारा संविधान पानी के अंदर, पानी के बाहर, उभयचर, एम्फीबियन दोनों कर सकता है। सो ये यूनिकनेस है। सो नॉर्मली नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? फेडरल रहता है, फेडरल है, ठीक है, स्टेट्स अपना काम कर रहे हैं, सेंटर अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि युद्ध हो गया जहां पे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, भारत की सुरक्षा या भारत की अखंडता, इंटेग्रिटी को खतरा है, लग रहा है कि भारत के कुछ हिस्से हैं जो टूट के अलग होना चाहते हैं, तो भारत की इंटेग्रिटी, अखंडता के ऊपर या भारत की सुरक्षा के ऊपर अगर सवाल उठता है, तो हम फेडरल से फटाक से यूनिटरी हो जाते हैं कि एक जगह से, एक केंद्र से, एक जगह से कंट्रोल करके पूरा एक्शन लिया जा सके। सो ये हमारे संविधान में है, दूसरे जगह पे नहीं है। फिर जैसे ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक ढांचा खतरे में आता है, अ, तो प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है उस स्टेट में। अगर कोई स्टेट संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है, भारत की अखंडता और भारत की एकता को बचाए रखने के लिए। सो हमारा संविधान कैसा है? सुई जेनरिस, अपने तरह का, जो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कर सकता है, वो बन सकता है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ इट्स टाइप, इट्स ऑफ इट्स ओन टाइप, इट्स अ यूनिक, एम्फीबियन, इट्स सुई जेनरिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट विल बी ऑल ये लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।